नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, प्रधानमंत्री का ऐलान, लाइसेंस राज खत्म होगा, नए उद्यमियों को मिलेगा मौका। जीएसटी पर बढ़ी तकरार, राहुल गांधी ने कहा मांगे मानी तो 15 मिनट में पारित हो जाएगा बिल, सरकार की संसद में बहस की चुनौती। मालदा के मसले पर राष्ट्रपति से मिले बीजेपी नेता, राज्य से रिपोर्ट तलब करने की मांग, टीएमसी ने लगाया सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। रक्षा मंत्री ने कहा पठानकोट हमले का देंगे माकूल जवाब, जवानों को हनी ट्रैप से बचाने की कार्ययोजना तैयार, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने नाकामी का लगाया आरोप। बुर्किना फासो की राजधानी में हमला करने वाले 4 आतंकी ढेर, 18 देशों के 23 नागरिकों की मौत, सुरक्षित बचाए गए 126 लोग। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी ने मालदा मामले में आज राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वो पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से रिपोर्ट मांगे। सीपीएम ने पूरी घटना की स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। कोलकाता में बीजेपी ने मालदा की घटना को लेकर प्रदर्शन किया तो दिल्ली में पार्टी नेता राष्ट्रपति से मिले। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि मालदा में कई तरह की विदेश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार इन पर रोक लगाने के बजाय वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इस संबंध में हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा है कि आप अपने स्तर पर गवर्नर से रिपोर्ट बुलाएं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संबंधित रिपोर्ट मांगेंगे तो शायद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो खतरा बांग्लादेश की बाउंड्री के पास वेस्ट बंगाल में हो रही है, उसको कहीं न कहीं मदद मिलेगी। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी को राष्ट्रपति से मिलने का कोई अधिकार नहीं है। पार्टी ने दोहराया कि मालदा की घटना सांप्रदायिक ना होकर आपराधिक है। If it's opium smuggling and money across the border, why bring a communal incident? It's a criminal incident. It's a border problem, right? And there's a tension there. But their strategy is to paint everything with a communal brush, especially with 100 odd days left to go for the election. कांग्रेस ने बीजेपी को मालदा पर सियासत नहीं करने की सलाह दी तो सीपीएम ने स्वतंत्र जांच की मांग की। We are fighting on the ground, the left front, in Malda district, elsewhere in the state, that there should be a proper independent inquiry, and also all who were involved in the violence, they should be brought to book. भाजपा वहां जाके सिर्फ राजनीतिक फायदा उसका लेना चाहती है। मालदा में शांति बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए और शांति के प्रयासों में जो लोग बाधा पहुंचाते हैं उनको कतई नहीं जाने देना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि वहां पे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। 3 जनवरी को मालदा के कलियाचक में हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए थे। इस हिंसा में पुलिस थाने को फूंक दिया गया था और कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। रासुका के तहत कमलेश तिवारी जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मालदा की घटना के बाद जिस तरीके की सियासत हो रही है और जो कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, बीजेपी ने आज जो राष्ट्रपति से मुलाकात की, एक ज्ञापन दिया और उन्होंने ये भी मांग की कि राज्यपाल से वहाँ पर रिपोर्ट मंगाई जाए, उनसे तलब की जाए। किस तरीके से देखती हैं उस दल के इस कदम को, राजनीतिक कदम को, जिसकी केंद्र में सरकार है? क्या वाकई उसके पास यही एक विकल्प था या इस विकल्प के कुछ मायने दूसरे हैं? देखिए, एक चीज़ तो सामने जो आ रही वो है कि मालदा की घटना तूल पकड़ रही है। ये भी है कि हिंदू मुस्लिम सवाल बन रहा है, बनाने की चेष्टा भी है। और ये भी हम नहीं भूल सकते कि चुनाव आने वाले हैं और बहुत क्रिटिकल चुनाव हैं ममता बनर्जी के लिए। क्रिटिकल भी हैं, भाजपा का उतना स्टेक नहीं है लेकिन वो अपनी पहुंच फैलाना चाहती है और लोकसभा में उसने कई जगह अपनी बढ़त दिखाई थी। अब मालदा एक एरिया है जहां कांग्रेस
रगड़ रहा है ट्रेडिशनली। और ये जो घटना हुई है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम अभी बात कर रहे थे कि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ 51% है। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक है, तकरीबन 40% एवरेज करता है। और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो डिटरमिन करती हैं कि किस तरफ कौन पार्टी जीतेगी। अब आपने जो सवाल किया कि क्या ये बंगाल में ही नहीं किया जा सकता था, नॉर्मल चीज़ होती कि बंगाल में घटना हुई है, एक डेलीगेशन जाएगा, गवर्नर से मिले, मांग करे कि कुछ एक नॉर्मल प्रक्रिया दिखती है। बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया। लेकिन बीजेपी ने डिसाइड किया है दिल्ली आके करना, और यहाँ आके किया, लेकिन उनके सीनियर लीडर्स कोई नहीं गए। प्रेसिडेंट से मिले, राष्ट्रपति देश के, लेकिन वो जो नॉर्मली राष्ट्रपति से मिलने सबसे सीनियर लीडर्स जाते हैं, आज वो नहीं थे। यानी फर्स्ट लाइन आपको नजर नहीं आई? फर्स्ट लाइन नहीं थी, जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन फर्स्ट लाइन मिसिंग थी, जबकि प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे, प्रेसिडेंट के पास गए। तो इससे जाहिर होता है कि बीजेपी अपनी बात भी कहना चाहती है और ममता बनर्जी की ज़्यादा अनॉय भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी की मदद बजट सेशन में भाजपा चाहती है हो, और खासकर जीएसटी जैसे बिल को पास करने क्या के लिए। लेफ्ट के आरोपों में दम दिखता है कि बीजेपी जो कदम उठा भी सकती है वो नहीं करना चाहती, और वहां पर जो स्थानीय सरकार और बीजेपी दोनों मिलकर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में शायद इसके जरिए दोनों फायदा उठाएं? देखिए, वो तो देखने लायक चीज़ होगी कि फ़ायदा उठाएंगे कि नहीं। आपको याद है मुजफ्फरनगर हुआ था उत्तर प्रदेश में, और लोग कहते थे समाजवादी पार्टी को माइनॉरिटीज़ का वोट मिल जाएगा और भाजपा को मेजॉरिटी का मिल जाएगा, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे थे कि नहीं, कई लोगों का मानना था कि मदद की, लेकिन फ़ायदा सपा को नहीं हुआ, नतीजे बिल्कुल वैसे नहीं आए। तो ये मुझे लगता है ओवर रीड करना होगा। लेकिन जो स्थिति बन रही है मालदा मुजफ्फरनगर की तरह बंगाल के लिए, आई होप नहीं होता है, लेकिन ऐसी घटनाओं का होना और उनको तूल देना और उनके बल पे रोटियां सेकना राजनीतिक, ये हम जो स्टेट इलेक्शन में जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ये हम देखेंगे अगले महीनों में। और जिस तरीके से टीएमसी ने कहा है, अगर मैं उसके बयान को आधार बनाकर नीरजा कहूँ, उनका साफ कहना है कि कानून व्यवस्था का मसला है, ये स्टेट के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है और जांच भी कर रही है। और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी या फिर दूसरे दल राजनीति कर रहे हैं, वो इस मामले को तूल देकर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे बचना चाहिए था। देखिए, उन्होंने कहा है कि आपराधिक मामला है, वहाँ तस्करी बहुत होती है, स्मगलिंग वगैरह, ड्रग्स का मामला, ओपीएम का मामला, ये सब है, और उसके तहत ये सब हुआ है। लेकिन शुरू से ही एक कम्युनल ट्विस्ट हो गया था। पहले 377 को लेके, फिर आजम खान बोले, फिर पैगंबर के बारे में बोला गया, फिर प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद हिंसा हुई, बसों को जला दिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया। मतलब जैसा मैंने कहा, तूल पकड़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, अगर स्पॉन्टेनियसली होती है, हमने पिछले 40 साल में देखा है, 50 साल में जो कम्युनल घटनाएं हुई हैं, उसको अपने में वो ठंडी हो जाएंगी, उनको हवा दी जाए, और हवा पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं। ये हम लोग का रिकॉर्ड रखने के लिए माहौल को, हाँ, वो बनाती हैं, अपने फ़ायदे के लिए बनाती हैं। हम लोग जितने भी रिपोर्ट्स हैं इतने सालों से, इतने दशकों से, वो यही चीज़ दिखाता है। और एक्चुअली जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, हमें ये नहीं पता कि असलियत में क्या हुआ। यहाँ से निकलता है, वहाँ से, इस मालदा के बारे में क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या था, किसने क्या किया। और आरोप तो ये भी लग रहा है कि राज्य सरकार ने बहुत जल्दबाजी में जिस थाने को चलाया गया, या फिर वहाँ का जो कुछ भी तथ्य थे उनको छिपाने या मिटाने के लिए, उसका मैं कहूँ कि उसको चेंज कर दिया गया, उसकी पुताई भी हो गई, नई बिल्डिंग का भी निर्माण करा दिया गया वहाँ पर जो भी टूट फूट हुई थी। बिल्कुल, वो भी। और ये ठीक है कि तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि भाजपा का एक डेलीगेशन जाना चाहता है, वो राजनीतिक फ़ायदा उठाएगा चुनाव से पहले। पर क्योंकि अगर ये मामला और भी संगीन होता है, तो शायद एक ऑल पार्टी रिस्पॉन्सिबल ग्रुप को भेजना चाहिए, जो कि पता करे कि असलियत में क्या हुआ है, ताकि देश के सामने ये बात आए। और एक आखिरी सवाल नीरजा, जिस तरीके से हम देखते रहे, अब जो हमें अनुभव रहा है, आपने भी लंबे वर्षों तक देखा है राजनीति को, जिन राज्यों में चुनाव नज़दीक आते आते हैं,
इस तरह के इंसिडेंट बढ़ते जाते हैं और ये पहली बार नहीं है। मुझे याद पड़ रहा है पिछले, अगर मैं 1 दशक की बात करूं, इस तरह की घटनाओं में अचानक तेजी आती है और चुनाव खत्म होने के बाद वो सामान्य की तरफ बिल्कुल लौटते सही, हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा मुजफ्फरनगर में हुआ, अब बिहार में छुटपुट हुआ, लेकिन बिहार के लोगों ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, समझ गए। तो आई होप, अब जैसा मैंने कहा, मुझे जो डर है वो ये है कि जो 4-5 प्रदेश चुनाव में अब जाएंगे इस साल में, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, पार्टियों को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट होगा कि इसके ज़रिए अपना फ़ायदा उठाया जाए। जी नीरजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। स्टार्टअप इंडिया की हुई शुरुआत, नए और युवा उद्यमियों को मिलेगा मौका, लाइसेंस राज खत्म होने की उम्मीद, बैंकों से कर्ज होगा आसान। देखिए पहली खबर, स्टार्टअप इंडिया, रात 8 बजे। मौसम है स्याह बादलों से घिरा, अंधेरा जैसे डूबती शाम का। मुद्दे जो आज की फिक्र है। बहुत सारे लोग अपने बुरे दिनों को कभी याद नहीं करते, और अगर एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं तो उनको शर्म आती है। मेरा तो जीवन ही इससे बना है। एक ऐसी शख्सियत जिसने आसमान की बुलंदी पर होने पर भी न छोड़ा साथ जमीन का। मैं अपने स्मृति कोश के साथ बहुत सलाहियत के साथ रहता हूँ। लेखक के लिए यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मिलिए शख्सियत में कलम की दुनिया के एक ताबिंदा सितारे लीलाधर मंडलोई से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार जीएसटी पर उनकी मांगें मान लेती है तो यह बिल 15 मिनट में पास हो सकता है। मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने सरकार पर बातचीत न करने का आरोप भी लगाया। सरकार ने कांग्रेस उपाध्यक्ष को संसद में इस बिल पर बहस की चुनौती दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को मुंबई में मैनेजमेंट छात्रों के सवालों के उत्तर दिए। जीएसटी पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 3 मांगे रखी हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग जीएसटी बिल में कर दरों का प्रावधान है। उन्होंने जीएसटी बिल को रोकने के आरोपों का भी खंडन किया। The day these conditions are accepted, the day the condition of a cap on tax is accepted, the day the dispute resolution point of ours is accepted is the day we will pass the GST. It will take 15 minutes. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने जीएसटी बिल को पारित नहीं होने दिया था। Mr. Narendra Modi, who was Chief Minister of Gujarat, Manmohan Singh ji had umpteen conversations with the current Prime Minister, and he did not allow GST to pass. सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस को संसद में अपनी शर्तों पर बहस करनी चाहिए। जीएसटी जैसे बिल किसी पार्टी के बिल नहीं है, किसी व्यक्ति के बिल नहीं है। ये देश के विकास से जुड़ा हुआ है, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, देश के रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हमें लगता है जिद और अहंकार उन्हें नहीं करना चाहिए। और इस तरह का जिद और अहंकार का नतीजा है कि आज कांग्रेस इस हालत में खड़ी हुई है। जीएसटी बिल राज्यसभा में लंबित है। कांग्रेस से आम राय बनाने की कोशिशों के तहत बीते दिनों संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पठानकोट आतंकी हमले पर अपने तेवरों को तल्ख करते हुए आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की आतंकी घटनाओं से उनका और देश का सब्र टूट रहा है। हालांकि उन्होंने इसे अपनी निजी राय भी बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के जवानों को हनी ट्रैप जैसे मामलों से सुरक्षित रखने के लिए भी सावधानियां बरती जा रही हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पठानकोट आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को तोड़फोड़ जवाब देते हुए कहा है कि भारत बहुत कुछ सह चुका है।
और ये क्षमता अब खत्म हो गई है। इससे निपटने के लिए अब कड़े कदम उठाने का वक्त है और जल्द ही इसके नतीजे भी दिखाई देंगे। ये होना नहीं चाहिए, ऐसी सह नहीं जा कर सकते, बहुत हो गया। सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई। मनोहर पर्रिकर अगले महीने आने वाले केंद्रीय बजट पर लोगों का नजरिया भांपने और उस पर चर्चा के लिए राजस्थान के 2 दिनों के दौरे पर थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी थे। वहीं 2 दिनों के मुंबई दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर पठानकोट हमले से निपटने के लिए तैयार की गई रणनीति पर सवाल उठाए। The National Security Advisor is dealing directly with the attack. It's not his job. The National Security Advisor's job is strategy, not tactics. There are people who are masters of tactics. They're called the NSG. It's their job. पठानकोट हमले के मद्देनजर सरकार ने सभी सैन्य ठिकानों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके और सुरक्षा बंदोबस्त और दुरुस्त हो। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेस का कमांडर जो होता है उसकी होती है। सो उनको सबको अपने अपने एयरफोर्स बेसिस को सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने पड़ोसी मुल्क की तरफ से हो रही जासूसी के मामलों की कड़ाई से निगरानी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी यूनिटों को निर्देश दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि भारत को दर्द देने वालों को भी दर्द झेलना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुडनकुलम परमाणु बिजली घर की पहली यूनिट ऑपरेशनल वजहों से बंद की गई है। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज इन खबरों को गलत बताया कि यूनिट को राजनीतिक कारणों के चलते बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि कुडनकुलम की दूसरी इकाई मार्च तक शुरू हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आपको दिल्ली के नेशनल साइंस सेंटर की इस गैलरी से मिल जाएंगी। इसका मकसद परमाणु ऊर्जा से जुड़ी तमाम तरह की गलत फहमियों को दूर करना है। शनिवार को परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कुडनकुलम परमाणु बिजली घर से जुड़ी चिंताओं को भी खारिज किया। We are going to start it in this month itself, in the month of January. And at the same time, in addition to that, let me also share with you that the second unit of phase 1 of the Kudakulam will start in next few months, maybe in next 2 or 3 months. हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर में परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां हैं। पहले दिन इसे देखने बड़ी तादाद में बच्चे भी पहुंचे। I am feeling very good after coming here because this gallery is very inspiring. We got to know about many things like thermal power plants, nuclear power plants, which have been set in India right now. इस तरह की गैलरी मुंबई और चेन्नई में पहले से है और इसका मकसद लोगों को परमाणु ऊर्जा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। महिला समाख्या कार्यक्रम बंद होने की कगार पर और ऐसा तब है जब IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु के सर्वे में कार्यक्रम की खासी तारीफ हुई। चालू वित्त वर्ष में कार्यक्रम के बजट में कटौती की गई और जो पैसा मिला वो भी साल के आखिर में। सरकार इसे अगले वित्त वर्ष से बंद कर इसका विलय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में करना चाहती है। दिल्ली में शनिवार को महिला समाख्या की उपलब्धियों पर सेमिनार हुआ। इसमें IIM अहमदाबाद और बेंगलुरु के प्रोफेसर्स के साथ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थीं। इन लोगों ने केंद्र की इस योजना को बंद करने का विरोध किया। आज के सारे जो प्रेजेंटेशंस हैं और वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के वर्क हैं, IIM अहमदाबाद हैं, IIM बेंगलोर हैं, और वो बहुत क्लियरली दिखाता है कि इसका जो इम्पैक्ट है, चाहे वह लड़कियों की शिक्षा पे हो, चाहे वह लड़कियों की शादी के उम्र के पोस्टपोनमेंट पे हो, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है किसी भी डायरेक्ट प्रोग्राम से, और इसीलिए इसका चलना ज़रूरी है। महिला समाख्या कार्यक्रम साल 1989 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें साफ सफाई की जानकारी देकर बीमारियों से बचाना था। जानकारों की माने तो इस योजना को बंद करना महिला सशक्तिकरण से मुंह मोड़ने जैसा है। महिला समाख्या का कार्यक्रम वो एक सफल कार्यक्रम था और पूरे भारत में उसका एक असर पड़ रहा था। अब एक
पुराना सरकारी तरीका होता है कि किसी योजना को, कार्यक्रम को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो उसका बजट काटते जाइए। बजट काटते काटते आप उसको इतना कम कर दीजिए कि वो प्रोग्राम चल ही नहीं पाए। यही हो रहा महिला समाख्या के साथ और कई कार्यक्रमों के साथ। महिला समाख्या कार्यक्रम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है। 3 राज्यों से शुरू हुई ये योजना आज 11 राज्यों में महिला हितों के लिए काम कर रही है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को सफल बनाने के लिए सरकार नियमों में बदलाव भी करेगी, जिसका खाका अगले बजट सत्र में पेश कर दिया जाएगा। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया का आगाज कर दिया है। पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर उन्होंने लाल किले की प्राचीर से स्टार्ट इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का नारा दिया था। शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार ने इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक्शन प्लान लॉन्च किया। स्टार्टर की सक्सेस सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी से नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एडवेंचर करने का इरादा, ये उसके साथ जुड़ता है और तब जाकर के हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने और नए कारोबारियों की सहूलियत के लिए लाइसेंस राज को खत्म कर दिया जाएगा, जिसे इस कार्यक्रम की सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। उन्होंने टैक्स में छूट देने का भी ऐलान किया। We've already worked upon an entrepreneur-friendly taxation regime. There are some steps which can be taken by notifications, which would be taken forthwith. Others require a legislative provision which can only come as a part of the finance bill when the next budget is presented, in order to create a friendly taxation regime for startups. सरकार इस योजना को लेकर भले ही उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि इस कार्यक्रम की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। मुंबई में उन्होंने कहा कि देश में असहिष्णुता और स्टार्टअप साथ साथ नहीं चल सकते। Startup mentality requires an ecosystem. It requires not just let's focus on startups. It requires a whole set of ecosystems that allow an entrepreneur to grow. दरअसल सरकार की स्टार्टअप स्कीम के जरिए देश के उन युवाओं को मदद मिलेगी जो खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी पूंजी जुटाने में असमर्थ हैं। उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए कारोबार शुरू करने वालों के रास्ते में आने वाली हर अड़चन दूर होगी और सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना कामयाब होगी। आने वाले दिनों में सरकार स्टैंड अप इंडिया भी लाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, बुर्किना फासो की राजधानी ouagadougou में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। साथ ही होटल में बंधक बनाए गए 126 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। बीती रात आतंकियों ने स्प्लेंडेड होटल और कैप्चिनो रेस्तरां में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया था। इस हमले में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में से 18 देशों के नागरिक हैं। तस्वीरों के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे स्प्लेंडेड होटल में बाहर 2 कार बम धमाके हुए और इसके बाद 3 से 4 हमलावरों को होटल में दाखिल होकर वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया गया। इससे पहले हमलावर होटल के नज़दीक कैपेचिनो कैफे में दाखिल हुए थे, जहां उन्होंने कई लोगों की हत्या की थी। ये होटल और रेस्तरां विदेशी नागरिकों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। Il est important qu'avec nos pays voisins, nous puissions mutualiser nos moyens d'information, nous puissions mutualiser également nos moyens militaires pour lutter fermement contre ce fléau-là. और बात मौसम की, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया तो करगिल में आज सबसे ठंडा दिन रहा। उधर मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं चाय की चुस्की तो कहीं आग का सहारा। मौसम ने करवट बदली तो ठंडी हवाओं और कोहरे ने फिर से सर्दी का एहसास करा दिया।
दिल्ली एनसीआर में पारा गिरा तो वहीं पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में हैं। हरियाणा में नारनौल सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे का असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा। 45 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि 14 ट्रेनें देरी से चली। अभी तक तो ठंड थी नहीं, वैसे आज ही कोहरा लगा है, लेकिन बहुत हैवी कोहरा लगा है, जिससे हमें बिल्कुल आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये पहला ही दिन है साल का, पूरी ठंडी निकल गई। ये पहली बार ठंडी पड़ रही है, वो ठंडी से बेहाल हो रहा है। अभी कोहरे के कारण वो कांप रहे हैं। उधर कश्मीर घाटी समेत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घाटी के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया। लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 7.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। कारगिल में भी जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान -13.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने ठंड का असर बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। सत्ता में बने रहने को लेकर आत्मविश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री ने पार्टी के लोगों से कहा कि वे अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दें ताकि जीत सुनिश्चित हो। तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने अनधिकृत तरीके से चल रहे सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसी शैक्षिक सत्र के आखिर तक कार्रवाई करने के लिए कहा है। अनधिकृत स्कूलों के बच्चों के सरकारी सहायता और बिना सहायता के चलाए जा रहे स्कूलों में स्थानांतरण की मांग के लिए दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने बाल रिश्वत मामले में आरोपी कांग्रेस नेता एम मणि के खिलाफ जांच टीम को सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान जांच टीम कांग्रेस नेता के खिलाफ कोर्ट में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को की जाएगी। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने पेट्रोल और डीजल पर सरकार के उत्पादन शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद इस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना सही नहीं है। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शनिवार को 3 IFS समेत 9 अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई है। काली कमाई करने वालों की लिस्ट में कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले में सुरक्षा बलों ने गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी के एक उग्रवादी को मार गिराया। खुफिया सूचना के आधार पर सेना की टुकड़ी ने GNLA के कैंप पर छापा मारा था, जहां कार्रवाई के दौरान उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। पटना के राजापुर में एक बंदूकधारी ने सुनार रविकांत की गोली मार के हत्या कर दी। हिस्ट्री शीटर दुर्गेश शर्मा पर रंगदारी देने से मना करने पर हमला करने का आरोप है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। देश में हवाई सेवा से वंचित हिस्सों को हवाई संपर्क से जोड़ने की योजना के तहत एयर इंडिया ने दिल्ली से गोरखपुर के लिए उड़ान सेवा शुरू कर दी है। दोनों शहरों के बीच हफ्ते के 6 दिन ये सेवा उपलब्ध होगी। पहले दिन इस रूट पर 42 यात्रियों ने उड़ान भरी। झारखंड में मयूराक्षी नदी के किनारे करीब 500 कछुए मरे हुए मिले हैं। बीते गुरुवार को झारखंड पुलिस ने दुमका जिले में चेक पोस्ट पर तस्करों को पकड़ा था, जिनके पास से 75 बोरों में करीब 5000 कछुए बरामद किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय मूल के डॉक्टर राकेश के जैन को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित करेंगे। डॉक्टर जैन को विज्ञान जगत में उनके योगदान के लिए 22 जनवरी को ये अवार्ड दिया जाएगा।